मेरा नाम है बलजिंदर कौर और मेरे चैनल स्टडीज़ 33 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसमें धारा 1 से धारा 10 के बारे में बताया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अधिनियम संख्या 28 है, जिसमें दहेज के देन लेन प्रतिषेध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। जिसमें धारा एक में संक्षिप्त नाम, विस्तार और विवरण दिया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। धारा दो में परिभाषाएं दी जाती है, जिसमें दहेज से संबंधित परिभाषाएं हैं। दहेज और विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को और विवाह के किसी पक्षकार के संबंधित ये सभी परिभाषाएं दी गई है। अब बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 के अंतर्गत दहेज देने या लेने के लिए शास्तियाँ की गई है, जिसमें धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दंडादेश अधिरोपित करने संबंधित उपबंध है, तथा धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत ऐसी भेंटें जो वधू या वर दोनों को विवाह के समय बिना किसी मांग के दी जाती है, उनके संबंध में लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के अधीन ऐसी भेंटें बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज करानी आवश्यक होती है। अब बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए शास्ति संबंधी उपबंध किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वर या वधू के माता पिता या किसी अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, तो वह कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा, परंतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त और विशेष कारणों से कम अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकने संबंधित उपबंध है। धारा 4 क के अंतर्गत विज्ञापन संबंधी पाबंदी के अंतर्गत उपबंध किए गए हैं, जिसमें किसी पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र पत्रिका में कोई विज्ञापन मुद्रित करना, प्रकाशित करना या परिचालित करना दंडनीय होगा। अतः धारा 5 के अंतर्गत दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होने संबंधित उपबंध किए गए हैं। अब आते हैं धारा 6 की ओर। धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होने संबंधित उपबंध किए गए हैं, जिसमें धारा 6 की उपधारा के अंतर्गत जहां ऐसा कोई दहेज जो किसी ऐसी स्त्री से भिन्न हो जिसके विवाह के संबंध में दिया गया है, परंतु किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, चाहे वह विवाह के पहले दिया गया है, चाहे वह विवाह के पश्चात दिया गया है, या वह तब दिया गया है जब स्त्री अवयस्क थी, तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात मतलब 3 महीने के भीतर स्त्री को अंतरित करना होगा। धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत उपबंध किए गए हैं, जिसमें कि उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर अंतरण करने में यदि असमर्थ रहता है, तो वह कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व यदि मृत्यु हो जाती है, तो वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। परंतु ऐसी स्थिति जहाँ पे स्त्री की कोई संतान नहीं है, तो वह उसके माता पिता को अंतरित की जाएगी, और यदि संतान है तो वह संतान को अंतरित की जाएगी। धारा 6 की उपधारा 3 क के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश का इस समय निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे वसूल की जा सकेगी, मानो वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो या उसका यथास्थिति किसी स्त्री या उसके वारिसों, माता पिता या संतान को संदाय दिया जा सकेगा। अब आते हैं धारा 7 की ओर। धारा 7 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान करने संबंधित उपबंध किए गए हैं, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन अपराध का विचारण होगा। ऐसा कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी या अपने अपराध को गठित करने वाली तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा। उसके बाद है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए निर्दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकते हैं। धारा 7 के अंतर्गत कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन ऐसी कोई समाज संस्था या संगठन अभिप्रेत होगा जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। और दूसरा पॉइंट है स्पष्टीकरण का कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं हो। धारा 8 के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होने, जमानती और शमनी होने संबंधित उपबंध है, जिसमें धारा 8 की उपधारा 1 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत
अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी मानो वे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए हो, या वह भिन्न विषय जैसा कि संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट विषय या किसी व्यक्ति की वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो। और धारा 8 की उपधारा 2 के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती और अशमनी होगा। धारा 8 क के अंतर्गत कुछ मामलों में सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज देने या फिर धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभिजित किया जाता है। वहाँ यह भार साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। धारा 8 ख के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी के संबंध में उपबंध किए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है। और इसी धारा 8 ख के उपधारा 2 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों के पालन करने संबंधित उपबंध किए गए हैं। अब बात करते हैं धारा 9 की। धारा 9 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति जो कि केंद्र सरकार के अधीन की गई है। इसमें इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिर यह दोनों सदनों की सहमति और असहमति के संबंध में ही प्रभावशाली होगा। अब बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल स्टडीज़ 33 को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।